तो नेक्स्ट चैप्टर है रिलेटिव मोशन। मतलब चैप्टर तो नहीं है, वैसे टॉपिक है। तो ये 2-3 चैप्टर्स के अंदर आता है, इसलिए इसको अलग से चैप्टर बना के पढ़ लेते हैं हम। तो रिलेटिव मोशन का मतलब है कि किसी और के विद रिस्पेक्ट टू आप किसी और चीज़ का मोशन देख रहे हो, ठीक है? जैसे कि आपको समझ आ जाएगा। अभी फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं हम। तो पहले बड़े आसान तरीके से हम समझ लेते हैं कि होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आती है बात, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी। पार्टिकल हो सकते हैं, बॉडी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन, कुछ भी, ठीक है, सब कुछ चलेगा। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये है अर्थ। अर्थ में भी अगर बात की जाए तो ये है ग्राउंड। ऐसे बनाते हैं हम। तो ये ग्राउंड है। ग्राउंड के ऊपर एक पर्सन जो है वो रुका हुआ है, ठीक है? तो मतलब वो रेस्ट पे है। यही मतलब हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्थ तो रोटेट कर रही है ना। तो अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है, इस वजह से क्या होगा, ये जिस ग्राउंड पे खड़ा है, जैसे यहाँ पे खड़ा है, तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ये भी तो मूव कर रहा है। लेकिन अगर एक पर्सन यहाँ पे रुका हुआ है, तो ये बोल सकता है कि ये वाला पर्सन रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी रुका हुआ है। रेस्ट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन जो है वो जीरो है, ठीक है? तो इसका मतलब जो पर्सन वन, जो पी पर्सन है, ये वाला पी पर्सन है, ये पर्सन और ये पर्सन दोनों एक ही जगह रुके, तो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच की पोजीशंस, वो कुछ भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बोल सकता है, पी वन बोल सकता है कि पी इज एट रेस्ट। बट अब बात आती है कि किसके हिसाब से देखना है आपको। बट विद रिस्पेक्ट टू वट, ठीक है? तो अगर बात की जाए कि P इज एट रेस्ट, तो उसमें लिखना पड़ेगा, चलो बट को रहने देते हैं हम। तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको, विदाउट P इज एट रेस्ट बट विद रिस्पेक्ट टू किसके? ऑब्वियसली उसी के जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको, ठीक है? अगर सेम पर्सन इस ट्रेन के अंदर होता, P पर्सन, और एक पर्सन बाहर है, तो ये इसको देख रहा है ना? P1 देख रहा है P को, तो ट्रेन के साथ ही मूव कर रहा होगा ना वो। तो ट्रेन चल रही है मान लो 15 मीटर पर सेकंड से, तो P1 क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि P इज मूविंग, या डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी, मूविंग विद 15 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मी। मी मतलब P1, पर्सन वन, ठीक है? अब इसी में एक पर्सन टू है, वो उसके साथ ही ट्रेन में बैठा हुआ है। तो अगर P2 जो है वो P को देखेगा, तो P2 क्या बोलेगा? P इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू मी। अब यहाँ मी कौन है? यहाँ है सेकंड पर्सन, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हो इस चीज़ को, कि जो पी पर्सन है उसको दो अलग अलग लोग देख रहे हैं, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है? तो जैसे P1 देख रहा है उसको ग्राउंड पे खड़े होके, तो उसको लग रहा है कि वो ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। एक पर्सन ट्रेन में उसी के साथ है बैठा हुआ, तो उसको लग रहा है कि वो रुका हुआ है, क्योंकि वो उसके विद रिस्पेक्ट टू रुका हुआ है और P1 के विद रिस्पेक्ट टू ये मूव कर रहा है, ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर बात की जाए, तो एक में वो बोल रहा है कि रेस्ट पे है, एक में वो बोल रहा है कि मूव कर रहा है, ठीक है? मतलब एक इसमें मूव कर रहा है और इसमें रेस्ट पे है। तो ये डिपेंड करता है आप किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, ठीक है?
अब अगर इन्हीं सब की बात की जाए, कौन कौन, पी, P1, P2, इस वाले एग्जाम्पल में वो सारे के सारे अर्थ के ऊपर ही है ना, तो अर्थ के ऊपर वो रोटेट भी तो कर रहे। तो अगर मैं बोलूं कि P1 एंड P2 आर मूविंग, अब हमें देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, नॉट ग्राउंड। ग्राउंड पे खड़े होने के किसी बंदे के विद रिस्पेक्ट में देखना, तो या तो स्पेस से देखो या फिर सन से देख लो। तो क्योंकि सन के अराउंड अर्थ घूम रही है तो हम बोल देंगे कि वो सारे के सारे पर्सन मूव कर रहे हैं सन के अराउंड। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का मतलब यही होगा कि किसके विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो कि मोशन कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो इसको फिर किसी और तरीके से भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है, तो देखो बड़ा आसान सा होता है रिलेटिव मोशन, बस एक बार आपको एक छोटी सी चीज़ पता लग जाए जो कि इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे शुरुआत कर रहे हैं हम ए और बी की, तो ए और बी में क्या होगा कि ये ए और बी हैं, इनकी वेलोसिटी ले लेता हूँ मैं कुछ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला चल रहा है 100 मीटर पर सेकंड से राइट साइड को। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है वो भी ले लेते हैं 40 60 ले लेते हैं, चलो 60 मीटर पर सेकंड से राइट साइड को ही जा रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों ग्राउंड पे हैं, दोनों ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं एक दूसरे के एडजेसेंट लाइन में ऐसे करके। ठीक है, तो होगा क्या, मेरे को लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जब आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाने पड़ेंगे दोनों। ठीक है, फिर उसके वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यही तो हैं जो लिखी हुई हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है वो यही है, वी ए वी बी है। तो वी ए इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब होता ही है कि जो वेलोसिटी है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको ना ये आई जे के हिसाब से लिखनी पड़ेगी, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको आई कैप लगा देता हूँ, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इसको भी लिख देता हूँ 60 मीटर पर सेकेंड। तो पहला रूल कि जो भी दिया होगा उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखो जितनी भी वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट जो भी दिया होगा वो। सेकंड है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, अगर बोला है वी ए भी निकाल दो तो वी ए माइनस वी भी कर दो, सिंपल, बट इन वेक्टर फॉर्म विद वेक्टर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो वी ए बी लिख रहा हूं मैं, वी ए बी वैक्टर लगा रहा हूं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखी जा रही है। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको उन दोनों को सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाना पड़ेगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिखनी चाहिए दोनों। फिर देखो ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चल रहा है, तो ऐसे होता है। अब आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला तो लगा ही दिए, सॉरी वैल्यूज भर दो, तो आ जाएगा 100 आई कैप माइनस 60 आई कैप। अच्छी बात है कि आई कैप में अभी तो सिंपल सा लिया मैंने, 40 मीटर 40 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना आपने, प्लस माइनस बहुत मैटर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये आंसर आया प्लस का, तो इसका भी मतलब समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और देख लेते हैं वी ए बी का मतलब क्या होता है। तो देखो अगर मैं लिख रहा हूँ वी ए बी, तो इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब होगा कि इसमें ऑब्जर्वर कौन है, बी, ऑब्जर्वर है बी। तो आप ऐसा मान के चलो कि इसके ऊपर बैठ के देखा जा रहा है, इसके ऊपर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ए को। ठीक है, ए जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ऐसा मान के चलो जब भी आपको लिखा है वी ए बी, ठीक है, अब वो पर्सन दिए हैं, गाड़ी दी है, कार दी है, जो भी है, आपने ऐसे मान के चलना है कि वो, देखो बी गाड़ी वैसे तो मूव कर ही रही है ना, मूव तो कर रही है, लेकिन आपने
मान लो कभी कभी दे दिया होता है कि ये दोनों पर्सन है, P1 P2, तो फिर कैसे मानोगे? तब भी आपने यही मान के चलना है कि बी के ऊपर बैठ के देख रहे हैं हम ए को, मतलब बी इज ऑब्जर्वर। तो टेक्निकली बी को फील होगा कि वो रुका हुआ है। समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने देखा होगा, जैसे मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, आपकी गाड़ी यहाँ जा रही है और आपके साइड से एक स्लो गाड़ी चल रही है, तो वो कभी आगे क्रॉस थोड़ी करेगी, आपको नहीं करेगी ना, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई तेज़ आए तो तेज़ आने का मतलब उसकी वेलोसिटी की जो वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है ना, तो वो पीछे से आके आगे निकल जाएगी आपके। तो आगे निकल जाने का मतलब होगा कि उसकी वेलोसिटी आपसे ज़्यादा थी। कितना आगे निकलेगी वो आपको वेलोसिटी का डिफरेंस ही बताएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं एक और पर्सन ले लूं यहां पे और ये रुका हुआ है, इसका नाम मैं सी ले लेता हूं, तो देखो वी ए बी कितना आया था, +40 आया ना। लेकिन वी ए सी कितना आएगा? वी ए सी आएगा 100 I कैप मीटर पर सेकेंड। इसीलिए जब आप कभी भी गाड़ी में जाते हो तो साइड में लगे हुए जो पेड़ होते हैं वो आपको सेम स्पीड से पीछे जाते हुए दिखते हैं, अगर आप आगे जा रहे होंगे तो। ठीक है, जैसे 50 मीटर पर सेकंड से आगे जाओगे तो पेड़ वगैरह या जितनी भी स्टैटिक चीज़ें होंगी वो सारी आपको पीछे जाती हुई दिखेंगी सेम स्पीड से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ऑब्जर्वर बन गए हो, तो आपका दिमाग ऐसे सोच रहा है कि आप रुके और सब कुछ चल रहा है। ठीक है, इसीलिए जब आप आगे जाते हो तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो दिमाग सोचता है कि आप ऑब्जर्वर हो तो आपको वो रेस्ट पे मान के चलता है। बेशक आपको चीज़ें दिख रही होती है चलती हुई, वो अब आपके दिमाग में बैठ चुका है कि हाँ हम ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जाता हुआ तो पेड़ ही लगता है ना पीछे। तो वो यही मतलब होता है, मतलब आपको रिलेटिव मोशन दिखाई देते हैं हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, चाहे आप बस पे बैठे हो या फिर गाड़ी में बैठो या नीचे बैठो, जो मर्जी देखो, जैसे मर्जी ऑब्जर्व करके देख लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? रिलेटिव मोशन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? वी ए सी का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर कौन है? ये। ठीक है, ऑब्जर्वर इज सी और ए को मूव होते हुए देख रहा है, तो ऑब्वियसली रुके हुए पर्सन को क्या दिखेगा? वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, क्योंकि वो जा रहा था सच में। ऐसे ही वी बी सी क्या होगा? वी बी सी होगा 60 I कैप माइनस रेस्ट वाले की वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो जीरो 60 I कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो सेकंड गाड़ी है वो उसको स्लो जाती हुई दिखेगी पहले से, है ना। पहली 100 से जाती हुई दिख रही है, अगली 60 से जाती हुई दिख रही है, तो कम ही होगी, स्लो ही चल रही होगी। स्लो चल रही होगी, इस वजह से वो पीछे भी रह जाएगी। ठीक है, तो सारों के पर्सपेक्टिव देखने पड़ेंगे आपको। अब देखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अच्छा देख लिया हमने, विच इज +40 मीटर पर सेकेंड, यही था। अब वी बी सी देखो, सॉरी वी बी ए देखो, वी बी ए इज नेगेटिव ऑफ वी ए बी। ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे हम ऑब्वियसली, साइन चेंज करने हैं, तो साइन कॉमन निकाल लिया, ऐसे समझ लो। तो जैसे मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, मान लो मैं लिख रहा हूँ वी ए बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या ये वी बी माइनस वी ए बन जाएगा? इसलिए मैंने लिखा कि वी ए बी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वी बी ए होता है, ठीक है, या उल्टा। तो अब वी ए बी पे वापस आ जाओ, वी बी ए और वी ए बी एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज है ओनली, नेगेटिव का मतलब यहाँ और कुछ नहीं है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से ही होता है। और वी बी ए कितना हुआ फिर? -40 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी पर्सन्स ए में बैठे होंगे तो वो ऑब्जर्वर बन गए, उनको जो बी है वो पीछे जाता हुआ दिखेगा, बी गाड़ी जो है वो पीछे जाती हुई दिखेगी -40 मीटर पर सेकेंड से। रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में बराबर है, ध्यान से देखो, एक को +40 से आगे जाती हुई दिख रही है, दूसरे को -40 से पीछे जाती हुई दिख रही है, मतलब 40 से पीछे और आगे जाती हुई।
ठीक है, तो उम्मीद आप समझ चुके हो इस चीज़ को। तो मेन चीज़ थी यहाँ पे कि आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो ये इतना सा काम है बस, सिर्फ इतना सा। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है। इसका एक और मेथड भी देख ही लेते हैं फिर हम। तो अच्छा देखो, फिर मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा ना, तो वो आपने नोट कर लेना है। इसी वाले को दोबारा से देख लेते हैं, या पहले इसको भी समझ ही लेते हैं एक बार फिर से। देखो, होगा ये कि ये है ए, ये है फिर से बी। स्पीड भी मैं सेम ही ले लेता हूँ, 100 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आसान तरीका, आपको पूछा है वी ए बी निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है खास। आपको वी ए बी का मतलब पता है, वी ए माइनस वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों ग्राउंड पे ही चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब होगा क्या, देखो वेलोसिटी ऑफ ए लिखनी है आपको, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो ग्राउंड लिख दोगे, नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए किस तरफ को है, अब आपने इसको आई जे के हिसाब से करना है ना, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस वगैरह वगैरह। तो वी ए जी देखो क्या है। अब वी ए जी में क्या होगा, वी ए जी मतलब यही वाली वैल्यू तो की तो बात हो रही है, तो लिख देते हैं पूरा का पूरा। तो दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड, आई कैप है ना, तो आई कैप भी लगा देता हूँ। देखो ये बड़ा ज़रूरी है ना, अगर आपने आई जे के नहीं लगाया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी वो आपको अगले वाले पार्ट्स में पता लग जाएगा। दूसरा देखो, वी बी ए भी निकाल लेते हैं फिर, या वी बी जी जिसको बोलते हैं, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपके पास -60 मीटर आई कैप मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको नेगेटिव मानो। ठीक है, इसको पॉजिटिव मान लो तो फिर इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन ये फिर थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा नहीं है ना। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपने हमेशा राइट साइड को बनाई होती है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपने हमेशा उसी के हिसाब से चलना है सब कुछ। तो आ गया -60 आई कैप। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि जैसे ही आपने वी ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, वी ए बी तो मैंने लिख ही दिया, इसमें लगा देता हूँ फॉर्मूला, 100 आई कैप माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, दूसरा माइनस ये वाला आएगा, -60 मीटर, आई कैप भी था, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि जो आई कैप है वो सेम है दोनों में, मतलब दोनों आई कैप एक्स एक्सिस पे ही हैं, तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो। तो 100 + 60 और आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये बन गया आपके पास, विच इज 160 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब, तो ये बन गया, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ ऑब्जर्वर कौन है, ध्यान से देखो, बी, बी ऑब्जर्वर है, बी को ए ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड जाता हुआ दिखेगा, लेकिन उसकी स्पीड 100 नहीं दिखेगी। अब 100 किसको दिखनी थी, 100 दिखनी थी अगर कोई रेस्ट पे होता, तो जो पर्सन रेस्ट पे होगा उसको ए की स्पीड 100 दिखेगी, लेकिन क्योंकि बी जो है वो मोशन में है, इसलिए मोशन की वजह से फॉर्मूला लगा और आपके पास क्लियरली साफ साफ दिखता हुआ आंसर आ गया, कितना, +160। ठीक है, और ऐसा होता भी है, अगर आप जो है वो मान लो इस तरफ को भाग रहे हो, ठीक है, और कोई चीज़ रुकी हुई है, तो जिस स्पीड से आप भागोगे आपको वो उसी स्पीड से पीछे जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर वो, ये तो स्पीड आई आपकी वजह से, आपके चलने की वजह से उसमें स्पीड आ गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है,
तो टेक्निकली हुआ क्या, आपकी 10 मीटर पर सेकंड उसको मिल गई। ठीक है, सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, सॉल्व करना आसान है। तो दोबारा से बता रहा हूं मैं, आप जा रहे थे इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और साइड में कुछ नहीं था, साइड में एक पोल था, एक पेड़ था, सब रुके हुए हैं मतलब। ठीक है, तो जैसे ही आपने भागना शुरू किया, आपके दिमाग को ऐसा लगा कि बाकी सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो सच में पीछे ही जाएंगी। ठीक है, आप आगे जा रहे हो तो वो पीछे ही जाएंगी, सिंपल सी बात है। लेकिन वो किस स्पीड से पीछे जाती हुई दिखेंगी, जितनी स्पीड आपकी होगी। ठीक है, तो टेक्निकली आपके दिमाग जो है वो अपने आप को रेस्ट पे मान के चल रहा है और सोच रहा है कि बाकी सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड टेक्निकली उसको मिल गई 10 मीटर पर सेकंड। एक और चीज़ होगी, मान लो यहाँ पेड़ है, वो भी पीछे जाता हुआ दिखेगा 10 मीटर पर सेकंड से, अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो तो। अगर आप तेज़ भागोगे तो ये भी तेज़ निकल जाएगा। ऐसे ही तो होता है। तो रियल लाइफ में यही होता है। तो टेक्निकली क्या होता है, जिस स्पीड से आप चल रहे होते हो वो उसको भी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब आप खुद सोचो कि आप तो चल ही रहे हो, आप चल रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और आगे से एक पर्सन जो है वो राइट साइड को जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे कभी? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से आप चले उससे वो भी चला हुआ है। सिंपल सी बात है ये तो, है ना? तो दोनों एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे। पकड़ने के लिए पीछे वाले पर्सन को तेज होना ही पड़ेगा। लेकिन अभी अभी आपको पता चला कि अगर वो रुक जाए, ठीक है, और आप उसको क्रॉस कर जाओ, क्रॉस करने पे क्या होगा, आपकी वेलोसिटी यहाँ से हट के ऐसा लगेगा उस पे आ गई है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर वो भी भाग रहा हो तो वो भी 5 मीटर से पर सेकंड से इस तरफ भाग रहा होगा तो क्या होगा, तो फिर आपको ये दोनों वेलोसिटीज इकट्ठी होके दिखाई देंगी। इसीलिए यहाँ पे ऐड हो गया, 160 इकट्ठा हो गया। ठीक है, अगर तो समझ आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो दोबारा से एक बार चेक करो इसको। और फॉर्मूला ये है, आपने बस इतना सा काम करना होता है। आपने सभी चीज़ों को वेक्टर क्वांटिटीज में लिखना है और फॉर्मूला लगा देना है जो क्वेश्चन में बोला होगा। वी ए बी बोला है तो वी ए बी निकालो, वी बी ए बोला है तो वी बी ए निकालो, जो भी बोला होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, सब कुछ ही भर गया, यहाँ बता दो। तो देखो होगा क्या, सब कुछ दोबारा से बता रहा हूँ। एक था पार्टिकल यहाँ, वो जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। दूसरा पार्टिकल है यहाँ, वो भी जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। एक है पार्टिकल यहाँ, जो जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से। एक पार्टिकल है यहाँ, जो एक ही जगह रुका हुआ है, रेस्ट पे मतलब। एक पार्टिकल है जो इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों सेम ही स्पीड से जा रहे हैं। तो ठीक 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुंच गया, दूसरा भी यहीं पहुंचेगा ना फिर। 100 मीटर चल बैठे, ये भी 100 मीटर। तो इसका मतलब टेक्निकली वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे आ गए। ठीक है, रेस्ट पे आ गए, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, v1 v2, v12 लिख देता हूँ मैं इसको, मतलब वी ए बी जैसे निकालते हैं वैसे v12 लिख दिया, विच मीन्स v1 माइनस v2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियसली जीरो ही होंगे, 100 - 100 क्या होता है, जीरो, क्योंकि दोनों आई कैप में ही जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो v, अब अगर आप इसको हटा दो, इसका काम खत्म हो गया। अब आप तीसरे को देखो, तीसरा पर्सन किस तरफ जा रहा है, राइट साइड। अब आप खुद सोचो, अगर आप तेज तेज जा रहे हो और कोई और जो है वो आपके साइड में स्लो चला है तो पीछे ही रह जाएगा ना। पीछे रहने का मतलब है, अगर ए ऑब्जर्व करेगा बी को तो वो पीछे रह गया है, मतलब नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो देखो, ए ऑब्जर्व करना चाहता है
तो मतलब 3 को 1 देखना चाहता है, तो 3 को 1 देखना है अगर, तो V3 माइनस V1 ही करना पड़ेगा। V3 कितना है, +60 आई कैप। V1 कितना है, -100 आई कैप मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखोगे तो -40 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, दूसरी सिचुएशन खत्म, इसको भी हटाओ अब यहाँ से। तीसरी सिचुएशन देखो, रेस्ट पे है। रेस्ट का तो आपको पता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी हटाओ यहाँ से। अब बच गया ये उल्टे वाला जो 5th नंबर पे है। अब इसको भी ऐसे ही देखना है। अब मैं देख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 5th। अब आप खुद सोचो, सेकंड नंबर पे कौन होता है, ऑब्जर्वर। ठीक है, आप जा रहे हो लेफ्ट साइड पे, कोई और भाग के आ रहा है राइट साइड को। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जब दो पर्सन या दो गाड़ियां जो भी हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, तो उनको एक दूसरे की वेलोसिटी ऐड होके दिखेगी। बस इतना सा याद रख लो। ठीक है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चली हैं, एक दूसरे की तरफ मान सकते हो आप इनको, हाँ मान सकते हैं, तो दोनों को ऐड कर दो आंसर। वरना फॉर्मूला लगाओ, फिर फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, V1 माइनस V5। मैंने आपको बस ये बोला है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वो ज़रूरी है। तो V1 कितना है, +100 आई कैप माइनस -20 आई कैप। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ गया, 80 में 80 नहीं सॉरी 120 मीटर, और वो भी आई कैप में ना, इतना आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऑब्जर्वर कौन था, 5th था ना। 5th पर्सन मतलब ये जो नीचे वाला है, ये है ऑब्जर्वर। इसको ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और लगना भी चाहिए क्योंकि ये खुद लेफ्ट साइड जा रहा है, तो उसको राइट साइड ही जाता हुआ दिखना चाहिए था। राइट साइड जाता हुआ दिखना चाहिए था अपनी ही वेलोसिटी के साथ, मतलब 20 के साथ, लेकिन वो खुद भी चल रहा है, तो वो वेलोसिटी भी ऐड होगी। 20 + 100 कितना हो गया, 120, इसलिए आंसर आ रहा है 120। तो उम्मीद अब आप समझ गए हो। तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान सा है। ये है ए पार्टिकल, ये है बी पार्टिकल, ये गाड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको, वेलोसिटीज़ को। ठीक है, वेलोसिटीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके वेक्टर बनाने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया है, अगर 53 हो और 10 हो, 53 हो तो जो भी होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको पता है 10 के जो फैक्टर आने हैं वो, मतलब 10 के जो 53 होने पर रेजोल्यूशन बनने हैं, मतलब रिजोल्व होने हैं जो वेक्टर, वो 8 और 6 होने वाले हैं। ये आपने याद रखना है। 53 और 37 के केस में 10 के जो रिजोल्व होंगे वेक्टर वो 8 और 6 ही होंगे। ठीक है, 5 के 3 और 4 ही होंगे। ऐसे ही 100 के 80 और 60 ही होंगे, अगर एंगल 37 डिग्री या 53 डिग्री में से कोई भी दिया होगा तो। ठीक है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा फिर आपको सॉल्व करना है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे ये 10 है, तो थीटा के साथ वाला जो होता है वो होता है 10 cos ऑफ थीटा विच इज 53 डिग्री, और इस तरफ होता है 10 साइन ऑफ 53 डिग्री। पर क्योंकि मेरे को पता है, मैंने आपको बता भी दिया है कि 8 और 6 ही आंसर आना है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, लिखना कैसे, अब 8 और 6 कहीं भी लिखा जा सकता है ना, वो लिखने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपको देखना है एंगल क्या है, 37 है कि 53 है। तो 53 बड़ा होता है 37 डिग्री से, इसका मतलब बड़ी साइड है ना, सॉरी बिगर एंगल। बिग एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी, साथ वाली छोटी होगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, एंगल बड़ा तो साइड छोटी। और 8 और 6 में कौन छोटा होता है, 6, तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6 आई कैप
अगर आपको ये 6 और 8 वाला नहीं समझ आया तो आप वो मैथमेटिकल टूल में जाके ये देख सकते हो, ठीक है। 6 आई कैप और 8 ऊपर जा रहा है तो उसको 8 जे कैप लिखना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है, वरना आप 10 के साथ करोगे तो आंसर कुछ और ही आएगा, ठीक है। दिस इज योर ए की वेलोसिटी। ऐसे ही बी की वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। तो बी की वेलोसिटी क्या होगी? सिंपली हमें दिख रहा है कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो 5 जे कैप लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बोला था सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, 5 जे कैप। इसका मतलब आई कैप को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 8 में से 5 गए तो प्लस 3 जे कैप ज़रूर बच गया, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में देखो, ये 160 का मतलब क्या था? 160 का मतलब था जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है उसको ए किस तरफ जाता हुआ दिखेगा। ऐसे ही यहां पे भी होगा, यहां पे भी वी ए बी का मतलब वही है। क्या है कि बी ऑब्जर्वर है तो बी अपने आप को रेस्ट पे सपोज करेगा, और जो आंसर आया है विच इज 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप, उस वेलोसिटी से ए उसको चलता हुआ दिखेगा। तो आप इसको बना के देख लो। तो 6 इस तरफ, ठीक है, इसका आधा मतलब ये 3 इस तरफ, तो 6 आई कैप 3 जे कैप, तो ये या इस तरफ जाता हुआ दिखा, ठीक है। कितने से जाता हुआ दिखेगा? ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नीट्यूड। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तब की बात कर रहा हूँ, किसका है ये मैग्नीट्यूड? वी ए बी का। और वो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, आपको अंडर रूट निकालना आता होगा। आई के कंपोनेंट का स्क्वायर करो और जो जे में कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। पर अभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना था, आपको बस ये देखना था कि ए किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ए इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वेलोसिटी इज मोशन, मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही मोशन है। तो क्योंकि ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पार्टिकल ए जो है, बी उसको देख रहा है, ठीक है। तो बी को ए जो है वो 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब इस तरफ को जाता हुआ दिख रहा है जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेट हो सकता है लेकिन इसी तरफ होगा लगभग। ओके, तो ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब वेक्टर्स आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए, है ना। ठीक है, तो ऐसे आ गया आंसर। अगला देखो। तो अब अगले में फिर से कोई एक्स और वाई में नहीं है, तो आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे इसके। तो मैं यहाँ कंपोनेंट बना देता हूँ। आपको पता है 10 के कंपोनेंट क्या बनने वाले? 8 और 6। 53 बड़ा एंगल है तो उसके साथ कौन सा आएगा? छोटा वाला, 6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस एंगल की कोई ज़रूरत नहीं, ये काम बन गया इतना सा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे के कंपोनेंट आएंगे इस तरफ। कंपोनेंट नहीं करने आते हैं तो वेक्टर वाले आपको फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। क्योंकि एंगल 53 है तो 5 के दो कंपोनेंट 4 और 3 ही बनने वाले हैं। 53 बड़ा एंगल है तो उसके साथ वाला कंपोनेंट छोटा होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। और उसके सामने वाला कंपोनेंट बड़ा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इनका भी काम खत्म हो गया, इसको भी उड़ा दो। अब आप इसका वी ए भी लिख सकते हो। मैंने आपको बोला सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान सा है। वी ए को वेक्टर फॉर्म में लिखो, विच इज 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। वी बी को भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, -3 आई कैप। ये शायद आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों लिख रहा हूँ मैं 4 जे कैप, क्योंकि वो एक्स एक्सिस नेगेटिव में जा रहा है इसलिए। मीटर पर सेकेंड, ये भी आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको निकालना होगा वी ए बी या वी बी ए, जो भी निकालना है। तो वी ए बी इज इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। आप चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ध्यान आपको बस इतना सा रखना है
कि आई को आई के नीचे लिखना है, जे को जे के नीचे, ठीक है। कई बार उन्होंने कन्फ्यूजन करने के लिए आगे पीछे भी दिए होते हैं ना, क्योंकि आपको वी बी माइनस करना है तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, बट मैं रहने देता हूँ ऐसे, ऐसे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। यहीं लिख देता हूँ माइनस वी बी विच इज़ -3i कैप प्लस 4j कैप। वैसे आपको ये आना चाहिए दूसरे तरीके से भी, जैसे मैं पहले लिख रहा था। साइन चेंज कर देंगे तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ऐसे ही होगा। तो 6i कैप प्लस 8j कैप, ब्रैकेट ओपन किया, प्लस 3i कैप, और यहाँ क्या बना था माइनस, हाँ -4j कैप। तो देखो आंसर आ गया आपके पास, वी ए बी इज इक्वल टू, 6 में से 3 चल, सॉरी 6 और 3 9 हो जाएंगे, 9i कैप, और 8 में से 4 चले जाएंगे तो 4 ही बचेगा, प्लस का 4 बचेगा और प्लस 4j कैप। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बी ऑब्जर्वर था, तो बी को ए इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। आप चाहो तो इसको बना के देख सकते हो। 9i कैप ज़्यादा बड़ा है इसलिए मैं 9 को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। 4 इसके हाफ से थोड़ा सा कम होगा, तो यहाँ जैसे रख लेते हैं इसको, ये 4, 9 और 4, तो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ए चल रहा है, बी को लग रहा है वो रेस्ट पे है, तो उसको ए इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपने ये थीटा निकालना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, थीटा भी आ जाएगा। लो टेन थीटा भी निकाल ही देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू 4/9। वैसे भी टेन थीटा आपको पता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थीटा कहाँ दिया है वो भी डिपेंड करता है। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ही होती है, जो कि 4 है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो कितना आसान सा है, आपको बस 2 स्टेप फॉलो करने हैं छोटे छोटे। पहला स्टेप है इनको वेक्टर रिजोल्व करके वेक्टर फॉर्म में लिखो, आई और जे और के में, ठीक है। और उसके बाद सीधा वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको वी बी ए पूछा होता तो, अब देखो एक बंदे को लग रहा है कि ये ए पर्सन है, इसको लग रहा है कि जो बी है वो राइट साइड जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली बी को तो यही लगेगा ना कि ए लेफ्ट साइड जा रहा है, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब जो आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी ए बी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वी बी ए होता है। इसका मतलब वी ए बी देखो क्या है, यही आया, तो वी बी ए क्या आएगा फिर, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब -9i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको बना के देखो, इसको बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसे, और हाफ से थोड़ा सा कम, तो ये बन गया रिजल्टेंट यहाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही है, सेम टू सेम इसके अपोजिट जा रहा है। इसका मतलब जो वी ए बी है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब बी को ए इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे ही ए को बी जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए, मतलब अपोज जाते हुए दिखेंगे, अपोजिट ऑब्वियसली होना ही चाहिए था ये तो ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज रिलेटिव मोशन। और आगे चलते हैं, लो और कर दिए टेढ़े। इसमें भी वही करना है, आपको पता है, पहले कंपोनेंट बनाओ, कंपोनेंट बना दिए, 53 के साथ वाला छोटा होगा 6 होगा, ये 8 होगा। अच्छा 37 एंगल है अब, तो अब आपको पता लग जाना चाहिए कि 37 अगर ये एंगल है तो बनेगा तो 3 4 5 का ट्रायंगल ही, बट थोड़ा अलग तरीके का, 10 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। 37 के साथ वाला बड़ा होता है, मतलब 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ठीक है। तो आपको वी ए पता लग गया, विच इज़ इन वेक्टर फॉर्म 6i कैप प्लस 8j कैप, ये अब आपको याद ही हो गया होगा। दूसरा है वी बी, वी बी आपको पता होना चाहिए कि क्या दिख रहा है आपको, -8i कैप प्लस 6j कैप। अब आप वी ए माइनस वी बी तो कर ही सकते हो, विच इज़ वी ए बी। आपको एक आसान तरीका और बता देता हूँ, क्या करना है कि ऐसे लिखो, अगर आपको वी ए बी निकालना है तो वी ए बी को ऐसे लिखो जैसे लिखा है ना, वी ए ऊपर
वी बी नीचे। अगर आपको वी बी ए निकालना है तो वी बी ऊपर कर दो, वी ए नीचे लिखो। माइनस करना है क्योंकि, तो इसके ना साइन चेंज कर देने, जो सेकंड क्वांटिटी जैसे वो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं वैसे वाला, ठीक है। नीचे लिखा, क्योंकि वी ए में से वी बी माइनस करना है इसलिए इसको माइनस लगाना पड़ेगा, तो इस तरफ भी साइन चेंज होंगे, तो देखो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब जो आएगा वो आपके पास आंसर है। प्लस का 6 और प्लस का 8 कितना होता है? 8 से 14, 14 आई कैप, और 8 माइनस 6 कितना होगा? 2, प्लस 2 जे कैप। दिस इज योर आंसर। अगर आपसे आंसर ही पूछा है तो ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ही आपको अब पता लग गया है, अब आप किसी को भी वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड दी है, तो इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होने वाले हैं? 3 और 4, किस तरफ कौन सा होगा? 53 बड़ा एंगल है, उसके साथ वाली साइड छोटी आएगी, और ये बड़ी आएगी 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसका काम हो गया ख़त्म, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। दूसरे में तो वही 1053 चला हुआ है, तो हमें पता लग गया अब इसके बारे में कि यहाँ कितनी आने वाली वैल्यू, 6 ही आनी है, और यहाँ कितनी आनी है? 8 ही आनी है। तो इसमें भी वही होगा, मान लो ये P है, ये Q है, तो V ऑफ P, वेलोसिटी ऑफ P इन वेक्टर फॉर्म इज 6 आई कैप, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, प्लस 8 जे कैप। ये वही चला आ रहा है बेचारा। वी क्यू देखो, वी क्यू इज इक्वल टू -3 आई कैप -4 जे कैप, जैसा दिख रहा है वैसा लिख दो, सिंपल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। मान लो आपसे पूछ लिया वी बी ए निकाल दो, वी बी ए नहीं, वी क्यू पी पूछ लिया, चलो वी क्यू पी मतलब क्या? पहले वी क्यू लिखो, -3 आई कैप -4 जे कैप, उसमें से क्या माइनस कर देना? पी, तो पहले पी लिख दो, वी आई प्लस 8 जे कैप, ठीक है, लिख दिया। अब इसको साइन चेंज करो और ऐड कर दो। ये किए मैंने साइन चेंज, क्यों? क्योंकि माइनस करना था ना, माइनस करने का मतलब क्या होता है? साइन चेंज होना। तो देखो, -3 -6 इज -9 आई कैप, और -4 और -8 इज -12 जे कैप। मतलब वेलोसिटी ना ऐड ही होगी है एक टाइप से, और होनी भी चाहिए थी। देखो, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो एक दूसरे की वेलोसिटी ऐड ही होनी थी। कैसे ऐड होंगी वो ये आंसर है, ठीक है। तो ये है क्या वैसे? ये जो आंसर आया वो नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब P को Q जो है वो नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो P को Q नीचे जाता हुआ दिखेगा, ऑब्वियसली दिख रहा है, देखो माइनस में आ रहा है आंसर। तो दिस इज योर रिलेटिव मोशन। और आगे चलते हैं, अब आप इसको कर सकते हो। ये रुका हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखो, एक इस वाले को, 10 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री, 10 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री, तो ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला भी इस तरफ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर है, तो ये कभी मीट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर अब आप इनका वी ए भी निकालोगे तो इसका वी ए जो है वही वी बी भी होगा, तो जब डिफरेंस करना होगा तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपने दोनों कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब इसी पे बेस्ड कुछ और एप्लीकेशंस होंगी, जैसे क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दो ट्रेन्स हैं, दोनों की जो लंबाई है वो 500 मीटर है। तो सिचुएशन ये है कि इस ट्रेन के एंड ने इस ट्रेन की शुरुआत को क्रॉस करना है, ठीक है। दोनों इस तरफ जा रही हैं, यहाँ इंजन लगा हुआ है, तो मतलब इसके गार्ड वाले रूम ने इसके इंजन को क्रॉस करना है, ये कहने का मतलब है। तो मतलब ये यहाँ से चलेगी और यहाँ इतना डिस्टेंस कवर करना है इसने, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो होगा क्या? अब देखो, ट्रेन दोनों एक ही साइड को जा रही है, मैं स्पीड ले लेता हूँ इनकी, इसकी स्पीड ले लेते हैं 400 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर होगा तो आपने चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 500 मीटर पर सेकेंड। अगर अगले की स्पीड ज़्यादा हुई तो क्या ये क्रॉस करेगा एक दूसरे को? तो इसका मतलब ये तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को ये थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, 300 मीटर पर सेकेंड। ये लो, ये बन गया।
अब करना क्या है, क्रॉस करवाना है। तो क्वेश्चन है कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा। ठीक है, टाइम निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। देखो एक्सलरेटेड मोशन तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीन ही चीज़ें होती हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब दो दो स्पीड है। जब जब दो दो स्पीड होंगी तो आपने इसकी जगह वी रिलेटिव निकाल लेना है। वी रिलेटिव इज इक्वल टू डी बाई टी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी देख लो कितनी है। तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखी जाए तो वो है, क्योंकि दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा। ठीक है, अब पकड़ना किसने है, पीछे वाली ट्रेन ने पकड़ना ना। तो ऑब्जर्वर भी कौन होना चाहिए, पीछे वाली ट्रेन। तो लिख लेते हैं 500 माइनस 400। क्योंकि दोनों आई कैप में ही जा रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपके पास वी ए भी आ गया। बहुत ही आसान सा, बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को, तो ट्रेन जो है वो पीछे जाती हुई या आगे जाती हुई लगेगी। तो अच्छा सॉरी, 500 नहीं है, ये कितना है, वी ए इज 300 है ना। तो देखो आंसर आया माइनस का 100 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली फिर पीछे जाती हुई लगेगी, तभी तो क्रॉस करेगा। तो ट्रेन जो बी है वो आगे निकल गई। अब ये तो वेलोसिटी आई ना, हमें तो टाइम चाहिए था। तो वेलोसिटी आ गई है रिलेटिव, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, ऑब्वियसली जो क्रॉसिंग करनी है वो। तो देखो डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 500 मीटर प्लस 500 मीटर कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास 1000 मीटर। तो टाइम भी आ जाएगा फिर। तो टाइम इज इक्वल टू, अगर आप इसको देखोगे फॉर्मूले को तो आपको पता चलेगा वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब वी रिलेटिव। तो लिख दो फिर 1000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इतने में वो क्रॉस कर जाएगा, टाइमिंग आ गई आपके पास। इस माइनस का मतलब बस इतना सा है कि उस बी को ए पीछे जाता हुआ देखेगा ओनली, और कोई खास काम नहीं है इसका। तो ये आ गया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में। तो उम्मीद है आपको सिचुएशन समझ आ गई, वरना आप एक बार पीछे करके देख लो। अगला देखो, इसका उल्टा। अब मैं स्पीड सेम ले लेता हूँ, 400 300। अब आप यहाँ जितनी मर्जी ले सकते हो ना, 400 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक पार्टिकल राइट साइड जा रहा है और दूसरा उसी की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उनकी वी रिलेटिव ऐड हो जाएगी ना। वरना फॉर्मूला लगा के देख लेना, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये ए है ये बी है। तो फिर से देख लो, वी ए वी बी, वी ए कितना है, वी ए इज -300, माइनस फॉर्मूले का आ गया। वी बी कितना है, +400, तो प्लस का 400। क्योंकि दोनों आई में है इसलिए मैंने आई कैप और जे कैप नहीं लगाया। -700 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ज़्यादा होगी है ना। स्पीड ज़्यादा होने पे क्या होगा, टाइम कम लगेगा उनको क्रॉस करने में। तो मतलब इस गार्ड रूम को, ये वाला गार्ड रूम क्रॉस करने में कम टाइम लगेगा अब। तो ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये सिर्फ इतना बता रहा है कि डायरेक्शन बी को ए की लेफ्ट साइड को जाती हुई लगेगी, बस इतना सा काम है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी भी 1 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज 700, विच इज नाउ 10/7, मतलब नॉट 10 सेकेंड। अब ये कम हो गई क्योंकि जल्दी क्रॉस कर रहे हैं ना वो, क्यों, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी, रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी, तो जल्दी क्रॉस करेंगे, 10/7 आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग जितना भी आ रहा है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, उतने सेकंड आंसर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास तीन तीन डायग्राम्स हैं। तीन तीन डायग्राम का मतलब है कि, सॉरी तीन नहीं है, 1 2 3 4, चार बंदे हैं। ठीक है, तो मैं इसको पर्सन ले लेता हूँ ए, इसको ले लेते हैं बी, दिस इज सी। फिर से वही सेम केस, वेलोसिटी ऑफ बस, अब ये बस है ऐसा मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बस इज 7 मीटर पर सेकेंड। प्लस का क्यों, क्योंकि राइट साइड को है। ठीक है, तो मैं अब लिखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि +7 आई कैप मीटर पर सेकेंड
को प्लस इसलिए लिखना है ताकि इसको नेगेटिव लिख सके, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वी ए देखो कितना है, वी ए इज इक्वल टू +5 मीटर पर सेकेंड। देखा कितना आसान है। वी बी कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड। और वी सी मेरे ख्याल से ये रुका हुआ था रेस्ट पे, तो 0 मीटर क्या लिखना, 0। ठीक है, अब जो मर्जी क्वेश्चन पूछते रहो। मान लो पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू, अब बस को कुछ और लिखना पड़ेगा ना, यहाँ बी आ गया नीचे, चलो इस बी को चेंज कर दो, इस बी को मैं लिख देता हूँ क्यू, तो ये क्यू आ गया। ठीक है, अब बोला है वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो आपको बस अब ये पुट करने हैं, आपके पास वेलोसिटीज की सारी वैल्यू आ गई है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये पुट करने हैं और कुछ नहीं करना है। वी बी माइनस वी क्यू, यही बनेगा ना, तो वी बी माइनस वी क्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है सारी की सारी। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी बी माइनस वी क्यू आ जाएगा, बस बी इज बस है ना, बस की वेलोसिटी 7 है प्लस की आई कैप, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस लग गया, वी क्यू इज -5। ठीक है, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऐड ही होनी थी। तो देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐड ही हो रही है वेलोसिटीज। तो वी बी क्यू इज इक्वल टू 12 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब ये प्लस का 12 क्यों आया, क्योंकि Q इज द ऑब्जर्वर, तो Q को बस राइट साइड ही तो जाती हुई दिख रही है, इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, इसका उल्टा करोगे वी क्यू बी, तो अपने आप आपको -12 मीटर पर सेकेंड दिखेगा। ठीक है, अगर एक पर्सन को दूसरा 100 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिख रहा है राइट साइड, तो दूसरे पर्सन को फर्स्ट राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड जाता हुआ दिखेगा 100 मीटर पर सेकेंड से। और कुछ निकाल लेते हैं, मान लो आपसे पूछ लिया वी बी ए निकाल दो, तो वी बी ए का मतलब क्या हुआ, ए ऑब्जर्वर है अब, तो ए को वो बस किस तरफ जाती हुई दिखी और कितनी स्पीड से वो देखना है, तो वी बी ए, बी इज, अच्छा बी बस है, बी ए है ना, तो बस किस तरफ जाती हुई दिखेगी, ए को, ए ऑब्जर्वर है, तो वी बी इज 7 है, तो 7 आई कैप मीटर पर सेकेंड, इसको हटाओ, माइनस वी ए इज 5 +5 आई कैप, तो देखो कितना आ गया 2 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और होना भी था, प्लस का आ रहा है ना आंसर। प्लस का आने का मतलब क्या है, ए को बस उससे आगे निकलती हुई दिखाई देगी सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड और बढ़ा ले तो इसको कैच कर सकता है या उसके साथ चल सकता है। लेकिन ये रेस्ट वाला क्या करेगा, रेस्ट वाले के हिसाब से देखा जाए तो ये तो 7 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है, तो मतलब उसको 7 मीटर पर सेकेंड से भागना पड़ेगा अगर उसको ये बस पकड़नी है तो। ये सब रिलेटिव मोशन का खेल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके पास कुछ सिचुएशंस होती हैं, पहले मैं वो समझा देता हूँ आपको। देखो बड़े सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस और सबसे आसान केस कि ये पार्टिकल जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और ये चल रहा है स्लो स्पीड से, लेकिन इनके बीच में इनिशियली एक डिफरेंस है ऑलरेडी, डिस्टेंस डी। ठीक है, तो होगा क्या, क्वेश्चन में ये कैच भी कर सकते हैं एक दूसरे को, मतलब पकड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कहीं पहुंचना हो, या फिर टक्कर मारनी हो, या ओवरटेक करना हो, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब ए ने बी को टक्कर मारनी है, या फिर कैच करना है, या फिर उड़ा ही देना मतलब। ठीक है, तो वो करनी है, तो आपको बस ये देखना है कि होगा क्या। होगा ये कि इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, तो होगा ये कि सिचुएशन में ए बी को पकड़ भी लेगा। ठीक है, लेट सपोज यहां पकड़ लिया उसने, ए और बी दोनों जो है वो यहीं पे आ गए। ठीक है, जब वो यहां आएंगे तो दोनों का टाइम सेम होगा।
अगर दोनों t इज इक्वल टू 0 पे चलना शुरू हुए होंगे तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि अभी दोनों बिल्कुल स्टार्ट बोला तो दोनों भागे, बी आगे था, बी जो है वो ए से डी आगे था, ठीक है। तो इसलिए अगर ए को बी को पकड़ना है तो ए को ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा, यही मतलब हुआ। तो या तो एक्सलरेटेड मोशन कर लो या ज़्यादा वेलोसिटी से भाग लो, एक ही बात होगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या, वहाँ जाके दो चीज़ें सेम होंगी, एक तो टाइम, दूसरा फाइनल पोजीशन, दोनों की फाइनल पोजीशन सेम होगी, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा ऐसे वाला, जैसे अभी पिछला वाला करेंगे, तो आपको क्या करना है, दोनों के ना एक्स फाइनल निकाल लेना और दोनों को इक्वल कर देना है, या दोनों का टाइम निकालो वो इक्वल कर दो और आंसर आ जाएगा। अगली सिचुएशन देखो, अगली सिचुएशन में क्या है, अगली सिचुएशन में कोई और केस ले रहा हूं, ए और बी, ठीक है। इस केस में ये दोनों रेस कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, दोनों ने भागना शुरू किया होगा किसी वजह से या किसी तरीके से, और वो यहां पहुंच गए, है ना। अब रेस का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, टाइमिंग भी सेम होगी, पहुंचने की जगह भी सेम होगी, यही होता है ना मतलब। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों जो भाग के जाएंगे वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसमें लिख सकते हो टाइम तो इक्वल होगा ही। अच्छा, टाइम इक्वल नहीं होगा, यहां सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर दो, टाइम वाइम जो भी निकलना होगा वो निकल आएगा। हो सकता है ए जल्दी पहुंच जाए या बी लेट पहुंचे, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, अगर आप मान लोगे कि दोनों इकट्ठे ही पहुंच गए, बिल्कुल इकट्ठे, तो फिर टी ए और टी बी को इक्वल कर देना, ठीक है। तीसरा केस देखो, तीसरे केस में क्या हो रहा है कि टाइमिंग अलग अलग है, ठीक है। ऐसा मान के चलते हैं कि ए ने चलना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 पे, बी ने चलना शुरू किया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और किसी वजह से ए ने बी को पकड़ लिया। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए अभी के लिए, क्योंकि हो सकता है 2 सेकंड पे यहीं पकड़ ले, है ना, वहां पहुंचे ना, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये दोनों यहां पहुंचे और ए ने बी को कैच कर लिया। इस केस में टाइम सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 0 पे भागना शुरू किया था बेचारे ने, और इसने 2 सेकंड बाद चलना शुरू किया, ऐसे होगा ना। तो आपको क्या करना है, जब जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो आपको इसके इक्वेशन में तो वही भरना है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भरना है, तो t में तो t ही भरना है ना, लेकिन इसमें t नहीं भरना है, इसमें आपको भरना पड़ेगा क्योंकि 2 सेकंड बाद चला है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी माइनस टू, ऐसा भरना पड़ेगा, मतलब कम टाइम लगाएगा, 2 सेकंड कम लगेंगे इसके, ठीक है। तो जब टाइम अलग अलग दिया होता है तो आपको टाइम में पुट करना होता है, क्यों पुट करना होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, देखो, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर का फॉर्मूला पुट कर रहे हो, वो ऐसा नहीं होता एक्चुअली, वो होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जो आपने यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू यू टी, यू टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम में भी दो होते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे ही प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि हम ज़्यादातर टी इज इक्वल टू 0 ही लेते हैं हर बार भागने का या स्टार्टिंग का टाइम, इसलिए टी इनिशियल हमेशा 0 होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सिचुएशन आपको दिख रही है यहाँ पे, तो सिचुएशन ये है कि ए ने बी को पकड़ना है, तो मतलब ए ऑब्जर्वर होगा, ए बी को पकड़ेगा, है ना। तो दो तरीके हैं, या तो आप ओनली इक्वेशन से कर लो, ठीक है, या फिर आप रिलेटिव मोशन लगा दो। रिलेटिव मोशन लगाने का आसान तरीका है थोड़ा सा, होगा क्या, आपको ना सबको लिखना पड़ेगा एक बार, दोनों की सिचुएशंस। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 10, अच्छा वेलोसिटी है ही नहीं उसकी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज, सॉरी, बी की इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड प्लस का,
और एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0। ठीक है, अब कैच करने के लिए टाइम सेम होना चाहिए, तो रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो रिलेटिव मोशन में हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों की पोजीशन अलग अलग है। मतलब अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ तो जो बी है वो 5 मीटर आगे से चल रहा है, तो ये भी निकालना पड़ेगा आपको। दोनों की पोजीशन का डिफरेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ ए और इनिशियल पोजीशन ऑफ बी इज इक्वल टू 500 मीटर और ये है 0। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन में थोड़ा सा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि आपको ना ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने निकालना है यू ए बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विच इज़ 0 - 10 मतलब -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वन डायमेंशन इसलिए आई जे के नहीं लिख रहा हूँ, हम आई मान के चलेंगे। ऐसे ही एक्सलरेशन भी निकालनी पड़ेगी आपको, ए बी विच इज़ 10 - 0 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो चेंज होगा। चेंज मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वही हुई, दैट इज 500 मीटर। अब इसको उठा के डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसमें यू भी रिलेटिव हो गया, ए भी रिलेटिव हो गया, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। देखो 500 इज इक्वल टू यू टी, यू मतलब यू रिलेटिव इज -10 टी, और क्या चाहिए था प्लस हाफ ऑफ ए दिया हुआ है 10, तो 10/2 5 टी का स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, ये तो था रिलेटिव मोशन का तरीका। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर ऐसे कर लो। उसके लिए भी आपको यू ए यू बी वगैरह वगैरह सब पता होना चाहिए। यू ए इज 0, अच्छा चलो मैंने लिख दिया है, तो यहाँ मैंने लिखा है, इसमें से उठा लूंगा मैं। ठीक है, आपने भी देख लेना है। तो ये तो मैंने निकाल ही दिया है। करना क्या है, अगर ए बी को कैच करता है, दोनों सेम टाइम पे भागना शुरू किए तो दोनों का टाइम जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब टाइम में तो कोई रिलेटिव है नहीं, है ना, तो टाइम दोनों का सेम हो जाएगा। पोजीशन, इनिशियल पोजीशन फर्स्ट की 0 थी, मतलब ए की। बी की इनिशियल पोजीशन 500 मीटर है। इस केस में आपको ये ओरिजिन मान के चल रहे हो। ठीक है, लो ये भी आ गया। अब आपको करना क्या है, बहुत ही आसान सा काम है। आपको दोनों का फॉर्मूला अलग अलग लगाना है। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू यू ए टी प्लस हाफ ऑफ ए ए टी स्क्वायर। एक्सलरेशन ए की तो है ना, तो वो लिखनी पड़ेगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 0। तो देखो एक्स फाइनल आ गया यहाँ से, एक्स फाइनल इज इक्वल टू, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है तो उसको भी उड़ा दो, तो बचा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हाफ ऑफ ए मतलब 10, 10/2 इज 5 टी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल पोजीशन ऑफ ए। ऐसे ही बी की भी निकालनी पड़ेगी आपको, तो बी की भी निकाल लो। एक्स फाइनल ऑफ बी माइनस एक्स इनिशियल ऑफ बी इज इक्वल टू यू बी टी प्लस हाफ ऑफ ए बी टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें पुट करो। अब इसकी इनिशियल पोजीशन भी है, तो एक्स फाइनल ऑफ बी -500 इज इक्वल टू, अब इसकी एक्सलरेशन नहीं है ना, तो एक्सलरेशन को 0 कर दो, तो यू बी टी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 × टी। लो काम बन गया। एक्स फाइनल ऑफ बी कितना आ गया, 50 + 10 टी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आपने इन दोनों को बराबर कर देना। एक्स फाइनल ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स फाइनल ऑफ बी। अब देखो कितना कुछ सोल्व करना पड़ेगा, और रिलेटिव में बस इतना सा लिखो आंसर आ गया। एक इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको, तो ये नॉर्मल आपको मेथड बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 + 10 टी, ऐसा करके। ठीक है,
तो फिर उसके बाद सॉल्व होने के बाद आपके पास टाइम बचेगा कि इसने इसको कब कैच किया होगा, उसमें से जो प्लस वाला है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो ये था नॉर्मल मेथड और ये था रिलेटिव मोशन वाला मेथड। ऐसे बस ध्यान ये रखना है आपने कि सब कुछ दोनों सबका रिलेटिव निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे यू ए निकालना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव मोशन अगर निकल आएगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर गड़बड़ होगी ना। तो ऐसे निकालते हैं। आगे देखो, अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेन मैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो रेन मैन प्रॉब्लम में क्या होगा, रिलेटिव मोशन की ही एप्लीकेशन से होगा ये सॉल्व। आपको इवन सारी प्रोसेस पता है, आपको फॉर्मूले भी पता है, बस मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा है कि फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो देखो सिचुएशन ये दी है कि बारिश गिर रही है नीचे को, ऑब्वियसली नीचे ही गिरेगी वो तो वेलोसिटी ऑफ रेन हम यहाँ लिख देंगे और वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो दी हुई है आपको वो लिख दोगे आप। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या लिखोगे, मैंने आपको बोला था रिलेटिव मोशन फाइंड करने के लिए या फिर निकालने के लिए आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। तो अब आपको पता है इस तरफ को आप राइट एक्स साइड को एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेते हो, इस तरफ को माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, ऐसे ही होता है। तो यहाँ भी वही होगा। वी आर की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू, देखो क्योंकि नीचे को गिर रही है बारिश तो -3 J कैप मीटर पर सेकेंड, ये आ गई आपकी रेन की वेलोसिटी। पर्सन किस तरफ भाग रहा है, ऑब्वियसली राइट साइड को भाग रहा है, तो उसको आपको +4 I कैप लिखना पड़ेगा, या इसके अलावा कुछ और होगा तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में इतना सही है। अब याद आपको ये रखना है कि रेन मैन प्रॉब्लम में आपको हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये होता है कि पर्सन छाता किस एंगल पे पकड़ेगा वर्टिकल के साथ, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे मान लो बारिश गिर रही नीचे को, ठीक है, और पर्सन रुका हुआ है, तो रुके हुए के केस में तो बहुत ही आसान है, आपको पता है कि वो छाता कैसे पकड़ेगा, सीधा वर्टिकल के साथ 0 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन अगर बारिश ऐसे गिर रही होगी तो मान लो वर्टिकल के साथ बारिश गिर रही है, तो मैं एक ही बनाता हूँ यहाँ पे, ये बारिश गिर रही है इस तरफ को, वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो एक पर्सन जो रुका हुआ है वो छाता कैसे पकड़ेगा ताकि वो भीग ना जाए, तो वो छाता पकड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब वर्टिकल के साथ, अगर देखो बारिश वर्टिकल से लेफ्ट साइड को गिर रही है 45 डिग्री पे, तो वो छाता राइट साइड को पकड़ेगा 45 डिग्री पे। यही होनी चाहिए प्रोसेस, लेकिन ये तब होता है जब वो रेस्ट पे हो। ठीक है, जब मोशन में होगा तो क्या होगा, तो आपको दिख जाएगा, तो मैं मिटा देता हूँ। तो आपको हर बार क्या फाइंड करना है कि पर्सन को, मतलब मैन को बारिश कहाँ गिरती हुई लगेगी उसके हिसाब से वो छाता पकड़ेगा। अगर उसको लगेगा कि बारिश राइट साइड को गिर रही है तो वो छाता वर्टिकल से लेफ्ट साइड को पकड़ लेगा, सिंपल। बारिश सीधी गिरती हुई लगेगी उसको अगर, तो वो सीधा पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन होती हैं, तो आपको वही याद रखनी है अब। तो अब देखो निकालते कैसे हैं। तो बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, बड़ी खतरनाक नहीं है वैसे। आपको बस वी आर एम निकालना है हमेशा, रेन मैन प्रॉब्लम से याद रख लेना, वी आर एम निकालना है, कभी भी वी एम आर नहीं निकालना है, क्योंकि बारिश नहीं देखेगी पर्सन को कि पर्सन कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि मैन ने छाता पकड़ना है तो उसको पता लगना चाहिए कि उसके ऊपर बारिश किस हिसाब से गिर रही है, उस हिसाब से उसको छाता मोड़ना पड़ेगा उस तरफ को। ठीक है, ताकि वो भीग ना जाए। तो वी आर एम इज इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, और वो क्या होता है, वी आर माइनस वी एम। काम खत्म, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। रेन की जो वेलोसिटी है वो है -3 J और पर्सन की वेलोसिटी है, ये फॉर्मूला, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और वी एम निकाल लिया आपने 4, जो कि आपको पता था लिया हुआ है। तो देखो वी आर एम कितना आया, वी आर एम आ गया
-4 i कैप -3 j कैप। अब आपको ये बनाना पड़ेगा, ये है क्या? ये है बारिश जो गिरेगी इस सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं इसको बना देता हूं, -4 i कैप और थ्री -3 j कैप है ना। तो देखो 3 जो है वो थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा मेरे को। तो बारिश ऐसे गिर रही है, ये मोशन आ गया बारिश का। तो जो आपने VRM लिखा था वो ये है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना आएगा, जितना भी आएगा। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा के सामने वाली साइड ये वाली है ना, तो वो होगी 4/3। तो थीटा आ जाएगा आपके पास 53 डिग्री। मैंने आपको बताया था 3 4 5 का ट्रायंगल, वो ये 53 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो बारिश है वो 53 डिग्री पे गिर रही है वर्टिकल से, किस तरफ को, लेफ्ट साइड को। तो जो पर्सन होगा वो छाता पकड़ेगा राइट साइड को। बस इतनी सी कहानी है ये सारी। वर्टिकल के साथ सेम एंगल पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो बराबर हो गए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब VRM निकालने के लिए क्या सोचना होता है, ऐसे इमेजिन करना है कि जो पर्सन है वो रुक गया हुआ है, रुक गया, तो उसको बारिश ऐसे गिरती हुई दिख रही है, तो उसके हिसाब से ही छाता पकड़ेगा ना। तो दिस इज योर आंसर। अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखो और फिर उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो अगले क्वेश्चन में ना मैंने बड़ी सारी चीज़ें ले ली हैं। तो 3 अलग अलग टाइप के पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। तो मैं इनके नाम ले लेता हूँ। तो देखो वेलोसिटी ऑफ, नहीं रहने दो, नाम रहने देते हैं, M1 M2 M3 ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है VRM लगाना है हमने फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको VR और VM पता होने चाहिए। तो देखो अच्छी बात ये है कि पर्सन फर्स्ट की जो वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो 2 i कैप ही लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर्सन 2 की जो वेलोसिटी लिखनी है वो मेरे को लिखनी पड़ेगी 4 i कैप, और पर्सन 3 की जो वेलोसिटी है वो लिखनी पड़ेगी मेरे को 6 i कैप। ठीक है, आसानी है। और आपको ये भी पता लग गया होगा अब तक कि आपको इस बारिश के वेलोसिटी के कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे। तो बारिश की वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एंगल 53 डिग्री है, तो 5 के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 4 और 3। तो 53 के सामने वाला 4 होगा और साइड वाला 3 होगा, साथ वाला एडजेसेंट है ना। तो देखो वी आर क्या लिखेंगे हम, VR इज इक्वल टू 4 i कैप -3 j कैप। अच्छा एक चीज़ और याद आपको ये रखना है कि जब भी आप VRM निकालो, VR लिखो, तो कभी भी ना J का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। J नेगेटिव होने का मतलब है कि बारिश नीचे गिर रही है। अगर J पॉजिटिव कर दिया आपने या आंसर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बारिश ऊपर जा रही है, तो वो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, अब इसको तो देखो हमें सारे बनाने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इनको नज़दीक नज़दीक कर देता हूँ, जैसे VR में यहाँ लिख देता हूँ। और पर्सन की वेलोसिटी तो मैंने लिख ही ली, तो मैं इनको भी थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ ताकि हम डायग्राम भी बना सकें। तो ये पर्सन भी इधर भाग रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटीज आ गई हमारे पास। अब हमें बस सॉल्व करके देखना है कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस है VRM1। तो VRM1 कितना होगा, ऑब्वियसली VR माइनस VM1। वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस करनी है वेलोसिटी ऑफ रेन में से ना। तो रेन की वेलोसिटी क्या है, रेन की वेलोसिटी आपने लिखी थी 4 i कैप -3 j कैप। उसमें से माइनस क्या करना है, उसमें से माइनस करनी है मैन की वेलोसिटी विच इज़ 2 i कैप। तो अब इसको देखो कितना आंसर आ रहा है। तो आंसर आ गया आपके पास 4 में से 2 चले गए तो 2 ही बचेगा, 2 i कैप -3 j कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 1। अब आपको इसको बना के देखना पड़ेगा, तो बना भी लेते हैं फिर। प्लस का 2 और माइनस का 3,
अब कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा ही बन रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो बारिश गिरेगी वो गिरेगी, अब देखो रिजल्टेंट किस तरफ आ रहा है, राइट साइड, वर्टिकल से राइट साइड आ रहा है ना, तो राइट साइड ही गिरेगी, ठीक है। आपको पता है ये 2 है, ये 3 है, तो ये थीटा भी आ जाएगा आपके पास। तो देखो टेन ऑफ थीटा कितना बच जाएगा, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो नीचे 3 आएगा, बेस और परपेंडिकुलर कितना है, 2, वो सामने वाला होता है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है अपॉन बेस। तो टेन थीटा आ गया, थीटा आपको पता लग गया, टेन इनवर्स ऑफ 2/3, चलो वो भी पता लग गया। अब देखने वाली चीज ये है कि बारिश कहाँ गिर रही है, वर्टिकल से राइट साइड को गिर रही है ना बारिश। तो इसका मतलब छाता किस तरफ पकड़ना पड़ेगा, उस पर्सन को छाता पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से लेफ्ट साइड को। कितने एंगल पे, सेम टेन इनवर्स ऑफ 2/3 पे। तो ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन, तो मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन है इसके साथ। तो अगर आप देखोगे तो फिर से मेरे को निकालना पड़ेगा VRM2, ठीक है। VRM2 क्या होगा, फिर से वी आर इज 4i कैप माइनस 3j कैप, और उसमें से माइनस करना है मेरे को 4i कैप। तो अच्छी बात है, ये दोनों कट गए। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ लाइन, ये थोड़ा अलग कर दिया। तो देखो VRM कितना आ गया, VRM2 आ गया आपके पास कितना, -3j कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि बारिश का कंपोनेंट सिर्फ एक ही बचा है। अब एक बारिश का कंपोनेंट बचने का मतलब है सिर्फ बारिश उसको नीचे गिरती हुई दिख रही है। तो नीचे गिरती हुई दिख रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो वर्टिकल के साथ 0 डिग्री, तो छाता भी कैसे पकड़ेगा वो, सिंपल 0 डिग्री पे। तो इसका आंसर ये आ गया। बचा लास्ट, अब लास्ट को भी देख लो। थर्ड केस में आपके पास फिर से वही VR-VM3 विच इज इक्वल टू 4i कैप -3j कैप माइनस इसकी वेलोसिटी है 6i कैप। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, देखो 4 में 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2i कैप -3j कैप। इसका मतलब ध्यान से देखो, बारिश कहाँ गिर रही थी एक्चुअली में, बारिश तो एक्चुअली में यही गिर रही है, बारिश राइट साइड को गिर रही है और उसको लग रहा है कि लेफ्ट साइड को गिर रही है। इसको बना के देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा तो देखो आपको पता चलेगा कि 2 इस तरफ को और 3 नीचे की तरफ को, है ना, 2 3। तो रिजल्टेंट आ गया यहाँ। अब बारिश गिर रही है लेफ्ट साइड को एट एन एंगल ऑफ थीटा। थीटा आपको बस वर्टिकल के साथ देखना है, इसका ध्यान रखना है आपको, और कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो वही टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3, एंगल उतना ही है लेकिन अब वर्टिकल के साथ लेफ्ट साइड को है, क्योंकि बारिश लेफ्ट साइड को गिर रही है। तो वो पर्सन छाता कहाँ पकड़ेगा, वो छाता पकड़ेगा राइट साइड को। कितने एंगल के साथ, उतना ही जितना पहले दिखा था, थीटा, विच इज टेन इनवर्स ऑफ 2/3 आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बारिश अगर राइट साइड को गिर रही है तो बारिश पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि उस पर्सन ने छाता कैसे पकड़ना है। देखो जब वो स्लो स्पीड से चल रहा है तो उसने छाता पकड़ा है, क्योंकि बारिश राइट साइड को गिरी तो उसको लेफ्ट साइड पे पकड़ना पड़ा, ठीक है। जब वो थोड़ा और तेज भागा तो उसको सीधा पकड़ना पड़ा, बल्कि बारिश अभी भी राइट साइड ही गिर रही है, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अपनी स्पीड भी ऐड होगी उसकी, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि बारिश ऊपर से नीचे आ रही है। और लास्ट सबसे खतरनाक केस, उसमें क्या हो रहा है, उसमें बारिश तो अभी भी राइट साइड ही गिर रही है लेकिन वो छाता भी राइट साइड पकड़ रहा है। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बारिश सामने से आती हुई लगेगी। ये आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कभी बारिश होगी तो उस टाइम पे गाड़ी या किसी बाइक में चलना, जितनी आप तेज चलोगे उतनी आपको बारिश टेढ़ी आती हुई दिखेगी अपनी तरफ, ठीक है। तो ये होता है।
नेक्स्ट देखते हैं। तो 2 4 6, तो यही वाला था, ये शायद मैंने आगे बना दिया होगा दोबारा से, और 3 केस बनाने थे। अच्छा ठीक है, तो मैंने एक में बता दिए, तो ये वही केसेस हैं, सेम ही हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको खुद बारिश की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखते हैं करना क्या है। तो बोला, ए पर्सन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फाउंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड, पर्सन फाउंड एंगल ऑफ रेन फॉलिंग इज 45 डिग्री, फाइंड स्पीड ऑफ रेन। तो देख लेते हैं फिर क्या करना है। सबसे पहले रेन की स्पीड फाइंड करनी है, तो हमें नहीं पता कितनी है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बारिश जो है वो गिर रही है, लेकिन आपको उसके 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। मान लेते हैं इसको u, और ये है v। तो आपको 2 बार इस सिचुएशन को बनाना पड़ेगा, और कुछ खास नहीं है। तो इसका मतलब वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर वैक्टर आ गया आपके पास। जैसे जैसे जो जो वैल्यू आती जाएंगी वो हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो वी आर आ गया आपके पास यू आई कैप प्लस वी जे कैप। याद रखना स्टेप हमेशा यही रहेंगे इसके, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टेप, आपने वेलोसिटी बना ली, आपने यू और वी मान लिया। अब बोला है कि अगर पर्सन भाग रहा है इस तरफ को 4 मीटर पर सेकेंड से, या दूसरी तरफ भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इस तरफ ले लिए, तो 4 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, इसका मतलब वी एम कितना हुआ, वी एम हो गया 4 आई कैप, ठीक है। तो उसको क्या फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है कि बारिश रेन फॉलिंग वर्टिकली, यहाँ सीधी नीचे गिर रही है। सीधी नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर एम जो है वो सिर्फ वाई एक्सिस में है, लेकिन हम यहाँ से वी आर एम निकाल लेते हैं पहले। तो सेकंड स्टेप है वी आर एम निकाल लो। ये फर्स्ट केस में वी आर एम निकल रहा है, वी आर एम इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप, ओ सॉरी वी माइनस लिख रहे हैं ना, ये तो नीचे को ये हमें दिख ही रहा है, तो माइनस वी जे कैप। नहीं भी लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि ऐसे ही लिख लो, कोई ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगा। इसमें से माइनस क्या करना है, 4 आई कैप। लो ये हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ। तो आई कैप को इकट्ठा कर देते हैं, 4u - 4 माइनस वी जे कैप, ठीक है। उसने ये बोला कि ये जो वेलोसिटी है वो रेन की वेलोसिटी है जो पर्सन को दिखाई दे रही है, और लेकिन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो नीचे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का कंपोनेंट उसको लग रहा है कि 0 है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया ना कि एक्स का कंपोनेंट 0 है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, u - 4 को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो देखो u की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। लो जी, पहला स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब मेरे को फिर से ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो अब मैं नई डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास u आ गया तो मेरे को ये बनानी पड़ेगी। तो ये आ गया 4, और v मेरे पास अभी भी नहीं आया, तो v को v ही बनाना पड़ेगा। अब उसने बोला कि जैसे ही वो तेज चलना शुरू हुआ, उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, ठीक है। इंक्रीज करने पर उसको पता चला कि रेन फॉलिंग इज 45 डिग्री पे बारिश गिरने लग पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, जब वो तेज चलना शुरू हुआ तो 45 डिग्री पे गिर रही है। 45 डिग्री पे गिर रही है मतलब किसके साथ 45 डिग्री पे गिर रही है। तो जैसे ही उसने भागना शुरू किया, तो पर्सन की स्पीड ले लेते हैं हम कुछ, वैसे लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट चलो मैं अभी के लिए इसको वी एम ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में वी आर एम निकलेगा फिर से। तो वी आर एम जब निकलेगा तो यहाँ आएगा, अब हमारे पास 4 तो है ही है, तो 4 आई कैप माइनस वी जे कैप। इसमें से माइनस क्या करना है,
वी ऑफ मैन है ना। तो अब उसने बोला कि 45 डिग्री पे गिरती हुई दिखी। ओके, तो अभी हम इसकी स्पीड ले लेते हैं कुछ पर्सन की, क्योंकि यहाँ एक चीज़ रह गई है। तो मैं अभी के लिए स्पीड ले रहा हूँ इसकी 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब उसने 8 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया तब उसको लगा कि 45 डिग्री पे गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं 8 ले लेता हूँ, तो ये आ गया 8। 8 भी होगा आई कैप में। दिस इज़ वी आर एम। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वी आर एम को थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो आएगा आई कैप होगा, तो ये सब कट जाएगा। 4 - 8 क्या होगा, -4। -4 आई कैप और -V जे कैप, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ रह गई थी बीच में, ये लिख लेनी है आपने। तो -4 आई कैप -V जे कैप। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि जब ऐसा हुआ तो उस पर्सन को क्या लगा कि बारिश ना 45 डिग्री पे गिरी। 45 डिग्री का मतलब पता है क्या होता है? 45 डिग्री का मतलब होता है बारिश के दोनों कंपोनेंट बराबर हैं। तो देखो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये है 4 माइनस का 4, मतलब लेफ्ट साइड को 4, ये बारिश गिरती हुई दिख रही है उसको, और ये है नीचे वाला कंपोनेंट, ये भी 4 है। तो उसको ऐसा लगा कि बारिश 45 डिग्री पे गिर रही है। ये देखो 45 डिग्री। जब ये एंगल 45 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो इसलिए रिजल्टेंट 45 पे आता है क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, वैल्यूज बराबर होती हैं। अब देखो यहाँ हमने क्या मानी है, वी मानी है। ठीक है, तो इसलिए वो वी ये है। अगर ये भी 4 होगी तभी वो 45 डिग्री पे होंगे। अदरवाइज फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, tan 45 इज इक्वल टू, ये एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, थीटा तो नहीं 45 ही है वैसे तो, 45 डिग्री, इसके सामने वाला ये 4 डिवाइडेड बाय, ये हमें पता नहीं था तो इसको मैं वी लिख देता हूँ। ये देखो पता नहीं है मेरे को ये वाला है ना, जे कंपोनेंट, तो इसको वी लिख दो, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि tan 45 1 होता है, तो v इज इक्वल टू 4 अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब बारिश की एक्चुअली वेलोसिटी थी क्या, उसका जो u कंपोनेंट है वो राइट साइड को था 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका ये वाला कंपोनेंट भी था 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब एंड में आपको ये पता चला कि बारिश की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, velocity of rain with respect to ground is 4 I cap minus 4 J cap. This is your final answer. ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, एक बार दोबारा से समझ लो फटाफट। देखो सिचुएशन ये थी कि हमें नहीं पता था कि कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमने उसको u और v मान लिया। आपने हमेशा ऐसे ही करना है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप। यहाँ पर तो u और v माना तो वी आर क्या होगा, ये होगा, तो आपने वी आर लिख दिया। वी एम आपको दिया था, आपने वो भी लिख दिया, और आपने वी आर एम निकाल लिया। ठीक है, वी आर एम जो भी निकला वो था क्वेश्चन के स्टेप्स के हिसाब से, ये स्टेप्स के हिसाब से आ गया आपके पास। लेकिन आपको क्वेश्चन में खुद भी दिया हुआ था, उन्होंने खुद ही बोल दिया था कि जब वो 4 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो उसको वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हुई दिख रही है बारिश। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट जीरो, सिंपल। तो एक्स कंपोनेंट को हमने डायरेक्ट जीरो कर दिया इक्वेट करके, तो वहां से हमारे पास u की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद अब उस 4 को उठा के वापस पुट कर दिया। ठीक है, अब नई डायग्राम बन गई, दिस इज वी आर। अब ये वी आर है, तो इसको मैं वी आर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये रेन की वेलोसिटी है, तो दिस इज, अच्छा वी आर तो लिखा ही है, तो ये वाला वी आर मैंने यहाँ लिखा है। तो देखो वी आर एम निकालना है फिर से। अब बोला जैसे ही पर्सन ने भागना शुरू किया, कितने से, राइट साइड को 8 मीटर पर सेकंड से, मतलब वी एम कितना है, 8 आई कैप। ठीक है, तो जब उसने 8 आई कैप से 8 मीटर पर सेकंड से भागना शुरू किया तो उस टाइम पे वी आर एम कितना होगा, वी आर एम होगा वी आर, इसमें 4 मैंने लिख लिया हुआ है ऑलरेडी निकाल के, 4 माइनस वी एम लिख दिया। उससे मेरे पास सोल्व होके ये इक्वेशन आई। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर से लिखा है कि जब ऐसा हुआ, जब वो 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, उस टाइम उसको लगा कि बारिश जो 45 डिग्री पे गिर रही है। ठीक है, अब या तो आप फॉर्मूला लिख लो या बना लो। अब वी आर एम तो आपने बना ही लिया, तो देखो वी आर एम यहाँ पे लिखा हुआ है, यही वी आर एम मैंने बना लिया यहाँ पे। तो 4 बनाया नेगेटिव का और नीचे बनाया v।
और एंगल दे दिया 45 डिग्री, क्योंकि ये पहले से पता था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब जब ये एंगल 45 आएगा रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर के साथ, दोनों में से किसी के साथ, तो ये दोनों वेक्टर बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कि जब भी हम यहाँ पे दो वेलोसिटी लिखते हैं या फिर फोर्स लिखते हैं एफ और एफ, तो आंसर कहाँ आता है? √2 टाइम्स ऑफ एफ, मतलब 45 डिग्री पे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। तो इसका मतलब tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 1 है, तो v इज इक्वल टू 4 आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ गई? ये। अदरवाइज आप डायरेक्ट देख के भी लिख सकते थे कि ये आ गया। ठीक है, एक और अच्छी बात है कि बारिश उसको नीचे गिरती हुई कब दिखेगी? जब उसका कंपोनेंट और उसका भागने का, पर्सन के भागने का कंपोनेंट और बारिश का कंपोनेंट सेम होगा। देखो रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, इसलिए एक्स का रिलेटिव मोशन जीरो किया हमने। यहां से भी देख सकते थे, तो जरूरी नहीं था ये सॉल्व कर रहे हैं, आपने फटाफट यहाँ लिखना था VRM। तो ये आपको 4 जो है वो गायब कब होगा? जब आप भी 4 से भाग रहे होंगे, है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो लगेगा बारिश सीधी नीचे गिर रही है। जब बारिश सीधी नीचे गिर रही होगी उस टाइम पे यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये दूसरे वाला स्टेप में आपको कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा, दूसरा आपको डायग्राम से पता लग जाएगा कि बराबर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझो वरना दोबारा देखो। ठीक है, लास्ट वन इज रिवर बोट प्रॉब्लम। देखो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको नॉर्मली इसमें दो सिचुएशंस याद रखनी, बहुत ही आसान सिचुएशन होती हैं। तो होता ये है कि मैं अभी कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आपको याद रख लेनी है। एक होगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो रिवर की वेलोसिटी को मैं यू ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ भी यू ही होगी, तो यहाँ भी ये यू है, तो u इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक मैं ले रहा हूं यहाँ पे v, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। नाम याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया होता है, इन स्टिल वाटर। सिचुएशन बड़ी आसान सी है, एक बोट है, उसने ए से चलना है, बी पे पहुंच जाना है। ठीक है, मतलब पहुंचना बी पे है, और ये है विड्थ ऑफ रिवर यहाँ पे डी। ऐसे ही दूसरी वाली भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। अब हुआ ये कि एक थी बोट, ये है वो बोट। ठीक है, ये बोट जो है वो यहाँ से चली, और यहाँ से चलते चलते इसने पहुंचना था यहाँ पे। पर होगा क्या, नदी भी इसको धक्का मार रही है, तो नदी के साथ साथ ये देखो आगे भी जा रही है, नदी इसको इधर लेगी, फिर आगे गई नदी, फिर इसको इधर लेगी, फिर आगे गई, फिर नदी इसको इधर लेगी, ऐसे करते करते वो यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि उस बोट के पास अब दो वेलोसिटीज हैं, एक आगे जाने वाली जो हमने दी इंजन से, दूसरी नदी की वजह से। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसने चलने की कोशिश की आगे की तरफ, ये इस वेलोसिटी v से, ये v वेलोसिटी है। ठीक है, कौन सी v वेलोसिटी? ये वाली जो मैंने ऊपर लिखी है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और नदी ने उसको इस तरफ धक्का मार दिया u से, v और u, और बेचारी वो बोट पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में ये पॉइंट बन गया नया सी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये क्यों आया? नदी के चलने की वजह से। ठीक है, तो नदी ने इसको धक्का मार के वहां पहुंचा दिया। अगर नदी नहीं होती, मान लो नदी नहीं चल रही होती, ये पानी खड़ा होता, तो बोट यहाँ पहुंच जाती। बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ड्रिफ्ट किसकी वजह से है? नदी के चलने की वजह से। ठीक है, ऐसे ही वो वी से मूव कर ही रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मूव करते हुए मजे से पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, लेकिन नदी थी इसलिए वो यहाँ पहुंचा। अब आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहली चीज़, यहाँ बनेगा एंगल थीटा, कि वो कितने डिग्री शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस थीटा को निकाल लेते हैं। क्योंकि u और v गिवन है, इसलिए हमेशा अभी के लिए आपको tan थीटा की वैल्यू लिखनी है u बाय v परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना।
अगर आपको ये तीसरी साइड भी पता होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप वो भी लिख दो, ठीक है। तब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी से निकाल दो, साइन से, कोस से, टेन से, अगर आपको तीनों साइडें पता है। वरना जो दो साइडें पता है उनकी हेल्प से देख लो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी बन रही है, ठीक है। तो आपने वो बना लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम कि टाइम कितना लगा सकता है वो। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो अच्छा, टाइम से पहले एक और चीज़ लिख लेते हैं हम, वो है ये वाली वेलोसिटी। दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो मैं इसको रिजल्ट लिख देता हूँ। तो v रिजल्टेंट कितना होगा? v रिजल्टेंट इज, अगर आप ध्यान से देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मतलब पाइथागोरस लग सकती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लगा देते हैं। u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, आंसर। दो चीज़ें आ गई, एक दो, यही चीज़ें डायरेक्टली पूछी होती हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा है। एक दो, तीसरा है टाइम। टाइम कितना लगेगा? देखो, अगर ये रिवर नहीं होती तो ये सीधा जाता, ऐसे ही करना था, तो पहुंच जाना था। तो टाइम निकालने के लिए वही वाली वेलोसिटी काम आएगी जिससे वो आगे की तरफ जा रहा है। तो ऊपर आएगा डिस्टेंस, मतलब विड्थ ऑफ रिवर, नीचे आएगी वो वेलोसिटी जिससे ये पार कर रहा है, तो वी वेलोसिटी से, मतलब जो भी वेलोसिटी नदी के परपेंडिकुलर जा रही होगी वो वाली यहाँ टाइम में आएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं, टाइम भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। हाँ, एक चीज़ रहेगी विच इज़ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज ए डिस्टेंस। देखो, ड्रिफ्ट हुआ किसकी वजह से था? अगर बोट चल नहीं रही होती तो भी ये ड्रिफ्ट आता, तो पार्टिकल यहां पहुंच जाता। बट चूंकि नदी चल रही थी इसलिए ड्रिफ्ट की कुछ वैल्यू आएगी। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सी वेलोसिटी? नदी की वेलोसिटी। नदी की वेलोसिटी इनटू ये वाला टाइम, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। ये आ गया आपके पास, ये चार चीज़ें। तो इनके कुछ नाम भी होते हैं स्पेशली, वो मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले इसको भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन देखो। देखो, अब मेरे को पता चल गया कि भाई देखो, मैं अगर बोट में जाऊंगा सीधा तो नहीं पहुंचने वाला, है ना। तो इसलिए क्या होगा, अब मैं चलूंगा थोड़ा सा तिरछा होके। जैसे ही मैं इस तरफ जाने की कोशिश करूंगा नदी मेरे को इधर ले आएगी, फिर मैं जाऊंगा फिर नदी इधर ले आएगी, फिर मैं जाऊंगा फिर नदी इधर ले आएगी, फिर मैं जाऊंगा फिर नदी इधर ले आएगी, और मैं पहुंच जाऊंगा। एक्चुअली में तो यहीं पहुंचना है ना, तो बस ऐसे पहुंचना है। इसका मतलब अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को इस तरफ को मुड़ के चलना पड़ेगा। दिस इज वेलोसिटी वी, ठीक है। और नदी मेरे को फिर इधर ले जाने की कोशिश करेगी और मैं पहुंच जाऊंगा अपने रास्ते पे, बी पे, जहां मेरे को जाना था। तो ए से बी चला गया, और ये वेलोसिटी थी यू जो नदी की थी, वो मेरे को उधर लेगी, और ये आ गया एंगल थीटा। अब यू और वी कौन सा है? अब देखो, यू इज परपेंडिकुलर एंड वी इज हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लेगा थीटा निकालने के लिए? ऑब्वियसली साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी। तो याद रखना है आपको, जो साइड दी होगी उसके हिसाब से आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी यू वी जो है वो साइड्स हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर थी इसलिए साइन लगा दिया। पहले वाले केस में क्या बन रही थी, वो अपने आप ही परपेंडिकुलर और बेस बन गई थी इसलिए हमने वो लगा दिया था, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू यू बाई वी आ गया। अब आते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी पे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये वाली। अब आपको पता है रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वो बेस है। तो बेस का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस लग गई, ये भी आ गया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था इसलिए। बचा टाइम। टाइम में मैंने आपको बताया टाइम में कौन सी वेलोसिटी आएगी जो उसको नदी डायरेक्ट पार करवा रही है सीधा सामने की तरफ को, ये वाली। तो वेलोसिटी कौन सी हुई है? ये हुई रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी विच इज अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस इतना सा काम होता है। अब इनके कुछ नाम भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो,
सबसे कम टाइम लगता है इस वाले केस में, तो इसको मिनिमम टाइम वाला केस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि मिनिमम टाइम लगाना है, बताओ एंगल क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये वाला केस है, तो आपने फटाफट ये बना देना। फिर उसके बाद इसमें वैल्यू लिखो, सारे आंसर आ जाएंगे अपने आप बड़े आराम से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इसी अच्छा, इसका नाम फिर इसका उल्टा होगा, मैक्सिमम टाइम जब जिसमें लगेगा। और दूसरा नाम होता है मिन मैक्सिमम ड्रिफ्ट। इसमें वो अपने डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा भटक चुका होगा, और दिस इज मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट देखो। तो चाहो तो मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना एक बार। नदी की वेलोसिटी है u, इसको मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। जैसे ही मैंने आगे को चलना शुरू किया, ये मेरी बोट की वेलोसिटी थी, लेकिन नदी मेरे को इस तरफ ले गई, तो रिजल्टेंट बनेगा इस तरफ और मैं पहुंच जाऊंगा सी पे। वो रिजल्टेंट की वैल्यू पाइथागोरस से हमने ये निकाल ली। फिर उसके बाद हमें पता चला कि एंगल भी पूछा होता है कई बार, तो टेन थीटा से एंगल निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यू और वी गिवन था। देखो जैसे ही मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर मैं साइन थीटा कोस थीटा जो मर्जी लगा सकता हूँ, ठीक है, ये एंगल निकालने के लिए। अभी के लिए कई बार क्या होता है कि उन्होंने डायरेक्ट एंगल पूछा होता है, कितने एंगल पे मुड़ेगा, तो गिवन यही होता है यू और वी, तो आप इसके हिसाब से फाइंड कर सकते हो। तो मतलब ये जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, आगे देखो। रिजल्टेंट पता लगे। टाइम, टाइम कितना लगता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ एक्सलरेशन नहीं आई है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ चला गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वो वाली वेलोसिटी जिसकी वजह से ये पार करेगा नदी को। तो ये वो थी ये वाली वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होगी, बस इसका ध्यान रखना है। देखो इसमें भी ये वाली वेलोसिटी लेंगे हम, वी रिजल्टेंट, इसमें ये वाली लेंगे जो वी है, इसलिए वी लिख दिया। वहां देखो वी रिजल्टेंट लिखा है आपने। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब हो गया कि कितना वो शिफ्ट हो चुका है अपने डेस्टिनेशन से साइड को, मतलब जो भटक गया है वो वाला केस, तो इतना ड्रिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया। तो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड? जो उसको ड्रिफ्ट करवाएगी। ठीक है, तो किसने ड्रिफ्ट करवाया था उसको? यू ने, तो यू इंटू टाइम। अब ये टाइम यही वाला है, आप चाहो तो इसको डी बाई वी भर सकते हो, फिर यू बाई वी को टेन थीटा भर दो, तो देखो एक और फॉर्मूला बन गया आपके पास, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। टी को अगर आपने ये डी बाई वी भर दिया, तो यू बाई वी बन जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इंटू डी, ये भी आंसर है। ओके, नेक्स्ट। आपको नाम बता दिए मैंने, तो नाम का ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यही तो बताया होगा कि क्या करना है, या फिर आपको सिचुएशन दी होगी कि उसको जल्दी पहुंचना है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करते हुए जाना है, या समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, तो देखो इसमें वो सबसे कम चला है ना, सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। और टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि पहले वो इधर गया, फिर नदी पीछे ले आई, फिर इधर गया, फिर नदी पीछे ले आई, फिर इधर गया, फिर नदी पीछे ले आई, ऐसे करते करते बड़ा ज़्यादा टाइम लगा उसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड, रिवर विड्थ इज 200 मीटर, वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये रिवर, सॉरी नदी की वेलोसिटी नहीं दी है, रिवर विड्थ इतनी है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। ओके, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर, टाइम टू क्रॉस रिवर, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। गिवन लिख लेते हैं पहले। तो देखो अच्छा, गिवन लिखा तो है, क्यों लिखना है? 5 मीटर पर सेकंड से चल रही, रिवर की विड्थ है 200 मीटर और उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, मतलब रिवर की वेलोसिटी है ना। तो ये रिवर की वेलोसिटी है। अब बोला है कि इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर। तो अब कौन सा केस है ये? बोला नदी को उसने परपेंडिकुलरली क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे आपसे थीटा पूछा है, किस एंगल पे मूव करे हुए है ना, तो ऑब्वियसली फिर आपको यही बनाना पड़ेगा, यही वाली डायग्राम। तो ये वाली डायग्राम मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट केस के लिए मैं डायग्राम बना ही रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या पता आगे चेंज हो जाए।
तो ये आ गया आपके पास, इसने यहाँ पहुँचना है, तो इसका मतलब इसको टेढ़ा चलना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आएगी वेलोसिटी v, बोट कैन बी रोड मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 5 है, और नदी चल रही है 3 से, तो ये 3 है, तो ये 3 4, और पाइथागोरस लग रही है तो यहाँ 3 5, तो ये 4 ही होगा, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल कितना होगा, तो आप चाहो तो साइन थीटा लगा लो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, या टेन थीटा लगा लो। अब तो आपको 4 भी पता लग गया है। तो देखो 4 ना ज्योमेट्रिकल वैल्यू से पता चला है, अदरवाइज आपको निकालना ही पड़ेगा। v रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो फिर वो आएगा 4, तो निकालना तो पड़ता ही है ना। उसके बाद है टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो आपको पता है रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो आपको ये भी निकालनी पड़ेगी। देखो तो मैंने पहले ही निकाल के रख दी है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़, दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा वो टाइम था, तो टाइम मैं निकाल देता हूँ। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा जितनी रिवर की विड्थ है विच इज़ 200 डिवाइडेड बाय वो टाइम जो उसको क्रॉस करने में, सॉरी वो वेलोसिटी जो क्रॉस करने में लगेगी, और वो क्रॉस करने में कौन हेल्प कर रहा है उसको, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 4 लिख दो, तो टाइम कितना आ गया, 4 5 से 20 होते हैं, तो 50 सेकेंड्स लग जाएंगे उसको क्रॉस करने में, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तीसरा बोला है इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्टीयर टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब मैंने आपको बताया था मिनिमम टाइम कब होता है, मिनिमम टाइम तब लगता है जब वो सीधी चले, तो ये सीधी चलेगी। कितनी स्पीड से गई, सिंपल 5 से। विड्थ कितनी है 200, ठीक है, मीटर, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर को चलेगी, मतलब जो स्पीड उसकी थी उसने वो सीधी कर दी, सीधी आगे की तरफ को। तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना लगेगा फिर इस केस में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज़ 5, कितना हो गया 5 चौके 20, 40 सेकेंड आंसर। तो ये सब आंसर आ गया आपके पास। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है।